इस वीडियो में लेके आया हूं पूर्व मध्य रेलवे के मंडल समस्तीपुर में दिनांक 2 जनवरी 2022 को हुए गुड्स गार्ड के पेपर का शेष भाग। 2 जनवरी 2022 को समस्तीपुर डिवीजन में जो पूर्व मध्य रेलवे का है उसके लिए गुड्स गार्ड के लिए जो पेपर हुआ था उसका शेष भाग का हल इस वीडियो में लेके आया हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन हल करवा दिए थे और 31वें क्वेश्चन से इस वीडियो में हल करवा रहा हूं। पिछले विभागीय परीक्षाओं के बहुत सारे पेपर हल करवाए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उधर से आप जरूर देखें। यदि आपके पास कोई प्रश्न पत्र है तो मेरे को टेलीग्राम लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, उसमें जरूर भेजें। और इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31वां। क्वेश्चन नंबर 31 में साफ लिखा है वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर लगाया जाता है। वार्नर सिग्नल की बात हो रही है तो वह रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाएगा। देखो वार्नर सिग्नल को और रोक सिग्नल के ध्यान रहे कई पोजीशन है इसमें। वार्नर सिग्नल, अकेला खंभा और रोक सिग्नल, बस 3 चीजें ध्यान रखो। वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर और रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो वार्नर सिग्नल होता है इसको कितने स्थानों पर लगाया जा सकता है ये बता देता हूं पहले आपको। तो वार्नर सिग्नल की बात करें हम तो वार्नर सिग्नल को 4 जगह लगाया जा सकता है। वार्नर सिग्नल की हम बात करें तो वार्नर सिग्नल को कितनी जगह लगाया जा सकता है, 4 जगह लगाया जा सकता है। एक तो अकेले खंभे पर जिसकी यह बात कर रही है, जिसकी हम चर्चा चला रहे हैं, इसमें वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर लगाया जा सकता है। दूसरा आउटर सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर, आउटर सिग्नल के नीचे और अंतिम रोक सिग्नल के नीचे भी लगाया जा सकता है। वार्नर सिग्नल को 4 जगह लगाया जा सकता है, अकेले खंभे पर, आउटर सिग्नल के नीचे, अंतिम रोक सिग्नल के नीचे और मेन लाइन के होम सिग्नल के नीचे। अंतिम रोक सिग्नल के नीचे, मेन लाइन के होम सिग्नल के नीचे 4 जगह लगाया जा सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। दूसरा अकेले खंभे पर, अब चर्चा कर रहे हैं हम अकेले खंभे की। वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर लगाया जा रहा है। देखो जब सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर, अच्छी तरीके से समझ लेना, मैं वार्नर सिग्नल का पूरा बायोडाटा ही लेखा जोखा बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूं, वार्नर सिग्नल का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि वार्नर सिग्नल को 4 जगह लगाया जा सकता है। अब वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर कब लगाया जा सकता है ये पोजीशन देख लो, कहां लगाया जाता है, रोक सिग्नल से कितनी दूर लगाया जा सकता है। जब सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो, सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो और आउटर सिग्नल की दृश्यता, किसकी, आउटर सिग्नल की दृश्यता 1200 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो। जब सेक्शन की गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो और आउटर सिग्नल की दृश्यता 1200 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो तो उस सेक्शन में यह सिग्नल 1200 मीटर पर लगाया जाएगा। दृश्यता 1200 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो, ठीक है, तो वार्नर सिग्नल अकेले खंभे पर लगाया जाएगा। देखो और सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो, एक पोजीशन तो वो हो गई जहां अधिक हो। दूसरी पोजीशन है कि जब सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो और आउटर सिग्नल की दृश्यता 800 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो तो ये वार्नर अकेले खंभे पर लगाया जाएगा। वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर लगाने की 2 पोजीशन है, जब गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है और आउटर सिग्नल की दृश्यता 1200 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो, तथा सेक्शन के गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है और आउटर सिग्नल की दृश्यता 800 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो तो वार्नर सिग्नल अकेले खंभे पर लगाया जाता है। और इस अकेले खंभे पर लगने वाले वार्नर सिग्नल की दूरी प्रथम रोक सिग्नल या गेट रोक सिग्नल से कम 1000 मीटर होती है। 31वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 1000 मीटर। वार्नर सिग्नल 2 परिस्थितियों में अकेले खंभे पर लगाया जाता है, जब गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो और दृश्यता आउटर सिग्नल की 1200 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो, या
गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो और दृश्यता 800 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो तो वार्नर सिग्नल अकेले खंबे पर लगाया जाता है। तो और इसकी दूरी प्रथम रोक सिग्नल या गेट रोक सिग्नल से कम 1000 मीटर होती है। 31वें का आंसर रहेगा सी, 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 32वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल की पहचान क्या है। कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल की पहचान क्या है। ए मार्कर, बी मार्कर, पी मार्कर, जी मार्कर। डिस्टेंट सिग्नल परमिसिव सिग्नल होता है। डिस्टेंट सिग्नल परमिसिव सिग्नल होता है, इसलिए इस परमिसिव सिग्नल की पहचान पी मार्कर होती है। 32वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। एक भी चीज मैं क्लियर करवा दूं, ये जी मार्कर कहां रहता है। गेट सिग्नल का संकेत होता है जी मार्कर। जी मार्कर किसका संकेत होता है, गेट सिग्नल का संकेत होता है जी मार्कर। ठीक है, 31वें का सी तो 32वें का भी सी। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर कोहरे के समय पटाखे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं। डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर कोहरे के समय पटाखे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं। आउटर सिग्नल से 270 और 10 मीटर की दूरी पर, स्टार्टर सिग्नल से 270 और 10 मीटर की दूरी पर, प्रथम रोक सिग्नल से 270 और 10 मीटर की दूरी पर, और नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, देखो सिंगल डिस्टेंट होता है उसमें प्रथम रोक सिग्नल से 270 और 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यदि यहां डबल डिस्टेंट की जगह सिंगल डिस्टेंट होता तो सी सही होता, लेकिन डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था है और डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था में पटाखे नहीं लगाए जाते हैं। इसका उत्तर रहेगा डी। 33वें का उत्तर डी रहेगा कि डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था में स्टेशन पर पटाखे नहीं लगाए जा सकते हैं, यानी नहीं लगाए जाते हैं। 33वें का उत्तर रहेगा डी। 34वां क्वेश्चन देखेंगे। 34वें क्वेश्चन से पहले मैं एक बार बता दूं कि जिन्होंने भाइयों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में मेरा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम लिंक पे सब्सक्राइब करें। उसमें प्रत्येक पेपर की पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। आपके डिवीजन में यदि कोई पेपर होता है तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पर अवश्य भेजें, मैं उसका हल आपके लिंक में डालूंगा, आपके चैनल पे डालूंगा। और इससे पहले के जो बहुत सारे प्रश्न पत्र हल करवाए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देखें। 34वां क्वेश्चन देखेंगे। 34वें क्वेश्चन है आईबीएस। सबसे पहले मैं आपको आईबीएस की फुल फॉर्म बता देता हूं। आईबीएस इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार पिछले स्टेशन से मिलने पर उसे पार करते समय अधिकतम गति कितनी होगी। आईबीएस को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार मिला हुआ है, अब उसकी अधिकतम गति क्या होगी मैं ये क्लियर करवा देता हूं। इसमें बी सही रहेगा, 15/8। जब दृश्यता साफ है, जब रास्ता साफ दिखाई दे रहा है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, और जब दृश्यता साफ नहीं है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलेगी। आईबीएस को ऑन स्थिति में पार करते समय 15 और 8 की एमपीएच की रफ्तार रहेगी। दृश्यता साफ रहेगी तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और दृश्यता साफ नहीं रहेगी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां निकलेंगी। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखेंगे। 35वें क्वेश्चन में है बीएसएलबी कौन से स्टेशन पर लगाया जाता है। बीएसएलबी, एक एसएलबी होता है और एक बीएसएलबी होता है। एक एसएलबी होता है, एक बीएसएलबी होता है। सबसे पहले मैं आपको बीएसएलबी और एसएलबी दोनों के बारे में ही क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, पहले बीएसएलबी देखेंगे फिर एसएलबी देखेंगे। देखें स्क्रीन की तरफ देखें एक बार, आपको चित्र में दे रखा है, आपको चित्र में दिखाएंगे कौन सा है ये एसएलबी और बीएसएलबी कैसा होता है वो देख ले एक बार। स्क्रीन पर दे रखा है बीएसएलबी। देखो एसएलबी और बीएसएलबी एक जैसे आयताकार होते हैं जिसमें क्रॉस का निशान लगा होता है और नीचे इसके लिखा होता है। बीएसएलबी में ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा होता है और एसएलबी में शंटिंग लिमिट बोर्ड लिखा होता है। दोनों एक जैसे ही हैं जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीएसएलबी और एसएलबी एक जैसे ही हैं। बीएसएलबी में ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा होता है नीचे और एसएलबी में शंटिंग लिमिट बोर्ड लिखा होता है नीचे।
पहले मैं बीएसएलबी के बारे में आपको समझा देता हूं। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, इस बोर्ड को उन बी क्लास डबल लाइन, ध्यान रहे, बीएसएलबी बी क्लास डबल लाइन के स्टेशनों पर लगाया जाता है। इस बोर्ड को बीएसएलबी को बी क्लास डबल लाइन के स्टेशनों पर लगाया जाता है जहां बहुसंकेतीय सिग्नल लगे हों, मल्टी एस्पेक्ट, जहां बहुसंकेतीय सिग्नल लगे हों। वह उस स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के लिए पड़ने वाला पहला पॉइंट। मैं एक चीज क्लियर करवा रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जहां बहुसंकेतीय सिग्नल लगे हों, उस स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के लिए पड़ने वाला यह पहला पॉइंट फेसिंग के बजाय ट्रेलिंग हो। उस स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के लिए बीएसएलबी कहां लगाया जाता है? उस स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के लिए पड़ने वाला पहला पॉइंट फेसिंग के बजाय ट्रेलिंग हो, या होम सिग्नल से स्टार्टर सिग्नल के बीच कोई पॉइंट न हो। उस स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के लिए पड़ने वाला पहला पॉइंट फेसिंग के बजाय ट्रेलिंग हो, या होम सिग्नल से स्टार्टर सिग्नल के बीच कोई पॉइंट न हो। ठीक है, इसे होम सिग्नल के अंदर बीएसएलबी ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड को होम सिग्नल के अंदर कम से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। बीएसएलबी होम सिग्नल के अंदर कम से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और यदि ट्रेलिंग पॉइंट है तो उसके फाउलिंग मार्क के स्थान के पास लगाया जाता है। जो बीएसएलबी है इसको होम सिग्नल के अंदर कम से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, और यदि ट्रेलिंग पॉइंट हो तो उसके फॉलिंग मार्क के स्थान के पास लगाया जाएगा। ठीक है, बीएसएलबी मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया है। बीएसएलबी को बी क्लास दोहरी लाइन के स्टेशन पर बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में लगाते हैं। बीएसएलबी को बी क्लास दोहरी लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में लगाया जाता है। अब चर्चा करते हैं एसएलबी की, शंटिंग लिमिट बोर्ड की। अब एसएलबी की चर्चा करते हैं। एसएलबी का फुल फॉर्म होता है शंटिंग लिमिट बोर्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि शंटिंग लिमिट बोर्ड, जहां तक शंटिंग की जा सकती है वो शंटिंग, और लिमिट, उसकी लिमिट, शंटिंग लिमिट बोर्ड, शंटिंग की लिमिट बताने वाले बोर्ड को शंटिंग लिमिट बोर्ड कहेंगे। चित्र में जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही होता है। यदि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा हो तो बीएसएलबी, और शंटिंग लिमिट बोर्ड लिखा हो तो एसएलबी मानते हैं। देखो, इस बोर्ड को एसएलबी को सिंगल लाइन के उन बी क्लास स्टेशनों पर लगाया जाता है जहां एडवांस्ड स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा होता है। सबसे पहली शर्त है कि एसएलबी को उन सिंगल लाइन स्टेशन बी क्लास स्टेशनों में लगाया जाता है जहां एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं होता है, और आने वाली गाड़ी के सामने की दिशा में शंटिंग कार्य की सुविधा प्रदान करनी हो। ऐसा स्टेशन जहां एडवांस स्टार्टर नहीं हो और आने वाली गाड़ी के सामने की दिशा में शंटिंग कार्य की सुविधा प्रदान करनी हो, वहां हमको एसएलबी लगाया जाता है। देखो, ये जो एसएलबी होता है ये स्टेशन सेक्शन की सीमा का निर्धारित करता है। एसएलबी, यदि ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि जो एसएलबी होता है ये स्टेशन सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है। इसे प्रथम रोक सिग्नल के अंदर की ओर पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है। इसे कहां लगाया जाता है? प्रथम रोक सिग्नल के अंदर की ओर पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है। अब पर्याप्त दूरी कितनी होती है? दो संकेतीय सिग्नल व्यवस्था में 400 मीटर और बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशनों पर 180 मीटर से कम नहीं होगी। एसएलबी शंटिंग लिमिट बोर्ड को प्रथम रोक सिग्नल के अंदर की ओर पर्याप्त दूरी पर लगाया जाएगा, जो द्विसंकेतीय व्यवस्था में 400 मीटर और बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर से कम नहीं होगी। और ये जिन स्टेशनों पर शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा होगा वहां लाइन क्लियर देने के बाद भी आने वाली गाड़ी के सिग्नलों को ऑन स्थिति में रखते हुए इस बोर्ड तक शंटिंग की जा सकती है। मैंने पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि ये बोर्ड एडवांस स्टार्टर नहीं लगा होता है और आने वाली गाड़ी के सामने की दिशा में शंटिंग कार्य की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर है? एसएलबी शंटिंग लिमिट बोर्ड लगाया जाता है बी क्लास इकहरी लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में। बीएसएलबी लगाया जाता है बी क्लास दोहरी लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में। ठीक है, मेरे हिसाब से आपका ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर का क्वेश्चन।
35वें में बी सही होगा आपका। बीएसएलवी बी क्लास दोहरी लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में, और एसएलवी बी क्लास इकहरी लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में। ठीक है, 35वें में बी सही है। 36वां क्वेश्चन देखेंगे। मालगाड़ी की कंटिन्यूटी करते समय, मालगाड़ी की क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी कर रहा है। लोको पायलट कितने वैगन के हैंड ब्रेक लगाना है रिलीज करना सुनिश्चित करेगा। जब सही मानेगा गाड़ी को कि कितने वैगनों के हैंड ब्रेक लगाना है रिलीज करना सुनिश्चित करेगा। इसका आंसर रहेगा सी, इंजन से 10वां वैगन। कितने वैगन, इंजन से 10वें वैगन तक। ठीक है, मालगाड़ी की कंटिन्यूटी करते समय लोको पायलट इंजन के 10वें वैगन के हैंड ब्रेक लगाना और रिलीज करना सुनिश्चित करेगा। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखें। 37वें क्वेश्चन से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए 37वां क्वेश्चन। 37वें क्वेश्चन में है समस्तीपुर मंडल के, फिर पहले बता दूं मैं, समस्तीपुर मंडल का गुड्स गार्ड एलडीसी का जो पेपर हुआ था 2 जनवरी 2022 का, वो हल कर रहे हैं हम। समस्तीपुर मंडल के निम्न में से किस सेक्शन की सेक्शनल गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। सेक्शनल स्पीड WTT में दी हुई होती है। ये आपको सबसे अच्छी व्यवस्था है WTT में मिलेगी। बाकी मैं आपको बता देता हूं। पहला ए में दे रखा है SPJ KGG समस्तीपुर जंक्शन खगड़िया जंक्शन, MFP SGL मुजफ्फरपुर जंक्शन सगौली जंक्शन, और DBG SKI दरभंगा जंक्शन और साकड़ी जंक्शन। ठीक है, इन 3 सेक्शन दे रखे हैं। इसमें 110 की स्पीड कहां मिलेगी आपको, ए इसका सही रहेगा। SPJ से KGG समस्तीपुर जंक्शन से लेकर के खगड़िया जंक्शन तक की जो स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की बना रखी है इन लोगों ने। आपको ये चीजें WTT में मिलेंगी। WTT में एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। हम क्या है, हल करवाते समय दूसरे मंडल के, दूसरे रेलवे के व्यक्ति रह गए, इसलिए हमको अच्छी तरीके से सेक्शनल स्पीड की जानकारियां नहीं होती हैं। हम इधर उधर से इकट्ठा करके बताते हैं। बाकी आप अपने WTT से ये चीजें क्लियर कर लें। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखेंगे। 38वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सही मेल नहीं है, निम्न में से कौन सही मेल नहीं है। मैं आपको एक एक पूरा क्लियर करवा देता हूं। ये चीजें सभी रेलवे के पेपरों में आती हैं, चाहे सारे जोन है उन सारे जोनों के पेपरों में आती है, ऑल हिंदुस्तान के पेपरों में आती है। 38वां जो क्वेश्चन है इसका पेपर है, जो इसका जो है हल वो सारे पेपरों में आता है। सबसे पहले दे रखा है ECR जोन में 5 डिवीजन है। ECR जो जोन है उसमें 5 डिवीजन है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे में 5 डिवीजन है। पहले मैं ECR का मुख्यालय बता देता हूं आपको, हाजीपुर है। ECR का मुख्यालय हाजीपुर है और इसमें डिवीजन है 5 डिवीजन है। ये सही है। कौन मेल नहीं खाता है वो ढूंढना है हमको, इसका मेल खा रहा है। 5 डिवीजन ECR के कौन कौन से हैं? धनबाद, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सोनपुर और समस्तीपुर। मुगल सराय को चेंज कर दिया है। धनबाद, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सोनपुर और समस्तीपुर। बी में CR दे रखा है, सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का पहले मुख्यालय, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई में 5 डिवीजन है। सेंट्रल रेलवे में 5 डिवीजन है, ये सही है। कौन कौन से हैं? मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर और पुणे। बी में जो सेंट्रल रेलवे दे रखा है इसमें 5 डिवीजन है, मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर और पुणे। ठीक है। सी में WR दे रखा है, वेस्टर्न रेलवे, और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में ही है, मुंबई चर्च गेट। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, मुंबई चर्च गेट। इसमें 5 दे रखे हैं लेकिन ये गलत है, इसमें 6 हैं। 38वें क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे में क्वेश्चन में 5 मंडल दे रखे हैं लेकिन एक्चुअल में इसमें 6 मंडल हैं। कौन कौन से हैं? मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। इसके 6 डिवीजन है, मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर। ठीक है। डी में SWR दे रखा है, साउथ वेस्टर्न रेलवे, और SWR का मुख्यालय है हुबली। SWR का मुख्यालय है हुबली, और हुबली में 3 डिवीजन है,
हुबली, मैसूर और बेंगलुरु। डी में जो SWR दे रखा है, SWR में 3 डिवीजन है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से लेवल क्रॉसिंग के संबंध में क्या सही है? लेवल क्रॉसिंग, एलसी गेट, लेवल क्रॉसिंग के संबंध में पूछ रहा है। लेवल क्रॉसिंग के संबंध में क्या सही है? ए में दे रखा है GR का अध्ययन संख्या 15 लेवल क्रॉसिंग से संबंधित है। नहीं, GR का जो किताब है GR, उसका अध्ययन संख्या 15 रेल पथ एवं निर्माण कार्य से संबंधित है। ये लेवल क्रॉसिंग से संबंधित नहीं है, इसलिए ए गलत रहेगा। GR का अध्ययन संख्या 15 रेल पथ एवं निर्माण कार्य से संबंधित है। ठीक है, ये 15 नंबर लेवल क्रॉसिंग से संबंधित नहीं है। बी में दे रखा है लेवल क्रॉसिंग को SR 15.02 के अनुसार 5 वर्गों में बांटा गया है। लेवल क्रॉसिंग को SR 15.02 के अनुसार 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यह भी गलत है। लेवल क्रॉसिंग को स्पेशल A, B और C क्लास में बांटा गया है। ठीक है, सी में दे रखा है GR 16.8 ट्रेन पासिंग से संबंधित है। GR 16.8 नहीं, ये भी गलत है। 16.8 है वो गाड़ी के विभाजन से संबंधित है। जो GR है 16.8, मैंने ABC पूरे क्लियर करवा दिए आपको। GR 16.8 ट्रेन पासिंग से संबंधित है, ये गलत है। ये गाड़ी के विभाजन से संबंधित है। और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका सही आंसर है। 39वें में डी सही है। अब मैं आपको बता दूं, लेवल क्रॉसिंग का अध्याय 16 में दिया गया है। लेवल क्रॉसिंग को अध्याय 16 में दिया गया है। लेवल क्रॉसिंग का उल्लेख GR के अध्याय 16 में किया गया है। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर के प्रश्न में है, निम्न में से GR SR का कौन सा पैरा टावर वैगन के मूवमेंट एवं वर्किंग से संबंधित है? मैं आपको एक बात बता दूं, यदि इस प्रश्न पत्र की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसमें सारे के सारे आपको इसके PDF मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को उस पर लिख दीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है, GR SR का कौन सा पैरा टावर वैगन के मूवमेंट एवं वर्किंग से संबंधित? टावर वैगन से संबंधित है। अब टावर वैगन से संबंधित है GR 17.6 दे रखा है, 17.8, 17.9 दे रखा है। मैं आपको तीनों क्लियर करवा देता हूं किसमें क्या है। GR के 17.6 में, GR का 17.6 में रेल पथ में परिवर्तन है। रेल पथ में परिवर्तन GR के 17.6 में रेल पथ के परिवर्तन से संबंधित है। बी GR 17.8 ये टावर वैगन से संबंधित है। GR का 17.8 किससे संबंधित है? टावर वैगन से संबंधित है। ठीक है, इसलिए 40वें का उत्तर रहेगा बी, टावर वैगन के संबंधित 17.08। 17.09 भी बता देता हूं मैं आपको। 17.9 GR के 17.9 में विद्युतीकृत सेक्शनों के लिए जो अतिरिक्त नियम प्रबंधक है उनका उल्लेख किया गया है। GR 17.9 में 17.09 में विद्युतीकृत सेक्शनों के लिए अतिरिक्त नियम प्रबंधक इनका उल्लेख किया गया है, वो 17.09 में है। 17.06 में रेल पथ में परिवर्तन, 17.08 में टावर वैगन, 17.09 में विद्युतीकृत सेक्शनों के लिए अतिरिक्त नियम प्रबंधक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक मशीन के मूवमेंट की जानकारी। 41वें नंबर का क्वेश्चन 40वें में टावर वैगन का पूछा है। 41वें में ट्रैक मशीन के मूवमेंट की जानकारी GR SR के किस पैरा में दी गई है? ट्रैक मशीन के मूवमेंट की जानकारी। अब ट्रैक मशीन GR का 4.64, GR का 4.65, GR का 4.57। ठीक है, GR के 4.64 में स्थायी रूप से खड़ी हुई मेटेरियल गाड़ी की रक्षा अर्थात स्टेपल गाड़ी की रक्षा का उल्लेख है। GR 4.64 में स्थायी रूप से खड़ी हुई गाड़ी, मेटेरियल गाड़ी की रक्षा अर्थात स्टेबल गाड़ी की रक्षा का उल्लेख है। GR के 4.65 में रेल पथ अनुरक्षण मशीनों का संचालन, रेल पथ अनुरक्षण मशीनों का संचालन, यानी 41वें का बी सही रहेगा। GR का 4.65 ट्रैक मशीन रेल पथ अनुरक्षण मशीनों का संचालन, ट्रैक मशीनों का संचालन किया दिया है GR के 4.65 में। रहा है 4.757। अब यह भी बता देता हूं 4.57 में खड़ी गाड़ी से इंजन कटवाना,
किसका उल्लेख है? 4.57 में खड़ी गाड़ी से इंजन कटवाने का उल्लेख है। 41वें के ए में स्थायी रूप से खड़ी हुई मेटेरियल गाड़ी की रक्षा अर्थात स्टेबल गाड़ी की रक्षा। जीआर 4.65 में रेल पथ अनुरक्षण मशीनों का संचालन अर्थात ट्रैक मशीनों का मूवमेंट। जीआर के 4.57 में खड़ी गाड़ी से इंजन को काटने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 40वें का बी सही, 41वें का भी बी सही है। 42वां क्वेश्चन देखेंगे। 42वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सुमेलित है? सही कौन सा है? लोकेशन दे रखी है, वैगन का प्रकार दे रखा है और पीओएच, आरओएच और लदान अयोग्य डिस्टैचमेंट वाला दे रखा है, लोडिंग अनलोडिंग का। ठीक है, ए में डीआरवाई दे रखा है, बीसीएनएचएल का पीओच और आरओच और अनलोडेबल होता है, लेकिन ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बी में बीआरडब्ल्यूएन दे रखा है, जिसमें बोबिन का आरओएच, पीओच और अनलोडेबल बता रखा है, ये भी गलत है आपका। सी में दे रखा है पीटीआरयू ओनली पटराटू, इसमें बॉक्सल का पीओच, आरओच और अनलोडेबल दे रखा है, ये भी गलत है। डी में पीईएच दे रखा है, पथारदीय जंक्शन, और पथारदीय जंक्शन में बॉक्सन का पीओच होता है और ये अनलोडेबल भी है। पीईएच में बॉक्सन का पीओच होता है। बाकी आपको इसकी जानकारी अपने डिवीजन के, समस्तीपुर डिवीजन के डब्ल्यूटीटी में मिलेगी और इस प्रकार की जानकारियां प्रत्येक डिवीजन के डब्ल्यूटीटी में ही प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे प्रश्नों के लिए अपना क्लियरिफिकेशन लेने के लिए, क्लियर करने के लिए आप डब्ल्यूटीटी जरूर देखें। हम इतनी दूर से हल करवाते हैं तो हमको इतना नॉलेज नहीं है, आप जैसे लोगों से पूछ करके करवाते हैं दूसरे डिवीजन का, तो आप एक बार अपना डब्ल्यूटीटी जरूर देखें ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इंजन की सीटी खराब होने की स्थिति में रेलगाड़ी को किस गति से चलाकर ब्लॉक खंड क्लियर करेंगे? इंजन की सीटी खराब हो गई तो इस स्थिति में रेलगाड़ी को किस गति से चलाकर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे? पहले में ए में 25 kmph दे रखा है, बी में 8 kmph और सी में बोथ और डी में नॉन ऑफ दीज। इसका उत्तर दोनों ही रहेगा, 25 और 8 और सी का बोथ। ये भी मैं क्लियर कर देता हूं कैसे। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जब चलेगी जब दृश्यता साफ हो। इंजन का सीटी खराब है, हॉर्न खराब है, तो वो जब दृश्यता साफ हो, विजिबिलिटी क्लियर हो तो 25 kmph की रफ्तार से चलेगा। जब दृश्यता साफ नहीं हो तो 8 kmph की रफ्तार से चलेगा। यदि आपका ए सही मान रखा है तो दिन का विजिबिलिटी क्लियर का मान रखा है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो 8 से चलेगी, और सी में दे रखा है बोथ, इसमें बोथ ही सही होगा। 43वें का सी आंसर सही रहेगा। 25 kmph में दिन में यह दृश्यता साफ हो जब, 8 kmph रात में यह दृश्यता साफ नहीं हो जब। ठीक है, इस प्रश्न पत्र का पहला भाग मैंने हल करवा दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप उधर से जरूर देखें। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 44वां क्वेश्चन देखेंगे। स्थायी गति प्रतिबंध कहां दर्शाया गया है? स्थायी गति प्रतिबंध कहां दर्शाया गया है? ए में डब्ल्यूटीटी, डब्ल्यूटीटी का फुल फॉर्म आपको पता है, वर्किंग टाइम टेबल। हर डिवीजन का वर्किंग टाइम टेबल जारी होता है, प्रत्येक डिवीजन का अलग वर्किंग टाइम टेबल होता है, उसमें गति प्रतिबंध दर्शाए होते हैं। स्थायी गति प्रतिबंध बी में दे रखा है G&SR, सी में दे रखा है ऑपरेटिंग मैन्युअल और डी में दे रखा है SWR। SWR की फुल फॉर्म सबको पता होती है, स्टेशन वर्किंग रूल्स। ये प्रत्येक स्टेशन के लिए जारी होता है। WTT प्रत्येक डिवीजन के लिए जारी होता है और प्रत्येक स्टेशन के लिए SWR जारी होता है। ठीक है, स्थायी गति प्रतिबंध WTT में दर्शाया जाता है, जो प्रत्येक डिवीजन का अलग अलग होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, गति प्रतिबंध दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी गति प्रतिबंध और एक अस्थायी गति प्रतिबंध। गति प्रतिबंध दो प्रकार के होते हैं, स्पीड रेस्ट्रिक्शन, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी गति प्रतिबंध WTT में होते हैं और अस्थायी गति प्रतिबंध अधिकारियों के द्वारा लगाए जाते हैं, जो मेमो या T409 के द्वारा दिए जाते हैं, गाड़ी में पर्ची के द्वारा गाड़ी ड्राइवर को दिए जाते हैं। वो अस्थायी होते हैं, कभी भी हटते हैं, कभी भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखेंगे।
45वें क्वेश्चन में है क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट, कांटा टूटा हुआ है या कांटा क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है। क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है। ए में 8 kmph, बी में 10 kmph, सी में 15 kmph और डी में 20 kmph। देखो जो जीआर है, सामान्य नियम की जो किताब है, उसमें सहायक नियम 3.77 के 2 के अनुसार यदि कांटे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो स्टेशन मास्टर जांच और विनिश्चय करेगा कि क्या गाड़ियों को ऐसे कांटों पर प्रतिबंधित गति से चलाया जा सकता है। यदि कांटा क्षतिग्रस्त हो गया है तो एक स्टेशन मास्टर जाएगा और उसमें देखेगा कि क्या गाड़ी को ऐसे कांटों पर प्रतिबंधित गति से चलाया जा सकता है क्या, और यदि चलाया जा सकता है तो वो गति 8 kmph से अधिक नहीं होगी। वो गति 8 kmph से अधिक नहीं होगी। ये दिया हुआ है जीआर के सहायक नियम 3.77 के 2 में। क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिकतम गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए 45वें क्वेश्चन का ए आंसर सही रहेगा। क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिकतम गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, 45वें का उत्तर ए रहेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकेगी। क्वेश्चन नंबर 46वां देखेंगे। 46वें क्वेश्चन में है निम्न में से न्यूट्रल सेक्शन के संबंध में क्या सही है। न्यूट्रल सेक्शन का मतलब सीधा सा हो गया, हमें इलेक्ट्रीफाई सेक्शन से ताल्लुक है। न्यूट्रल सेक्शन से इसका मतलब है इलेक्ट्रीफाई सेक्शन से ताल्लुक रखता है। ठीक है, क्या सही है, इन चारों में से सही ढूंढना है हमको। ए बी सी डी में क्या करना है, सही ढूंढना है। सत्य क्या है। ए में दे रखा है वार्निंग सिग्नल बोर्ड को न्यूट्रल सेक्शन से 500 मीटर आगे फिक्स किया जाता है, ये गलत है। वार्निंग बोर्ड को न्यूट्रल सेक्शन से पहले 500 मीटर और 250 मीटर पर लगाए जाते हैं। न्यूट्रल सेक्शन से पहले 2 वार्निंग बोर्ड होते हैं, एक 500 मीटर पहले और एक 250 मीटर पहले लगाया जाता है। एक 500 मीटर पहले लगाया जाता है और एक 250 मीटर पहले लगाया जाता है, इसलिए ए गलत रहेगा, क्योंकि ए का सत्य रहेगा 500 मीटर और 250 मीटर पहले 2 वार्निंग बोर्ड होंगे, वो दोनों वार्निंग सिग्नल या बोर्ड लगाए जाएंगे न्यूट्रल सेक्शन से पहले। ठीक है, बी में दे रखा है जीआर 17.06 न्यूट्रल सेक्शन के वार्निंग बोर्ड से संबंधित है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि 17.06 जीआर का 17.06 रेल पथ में परिवर्तन से संबंधित है। ये न्यूट्रल सेक्शन के वार्निंग बोर्ड से संबंधित नहीं है, इसलिए 46वें क्वेश्चन का ए भी गलत रहेगा और बी भी गलत रहेगा। जीआर 17.06 फिर से बता दूं, रेल पथ में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, सी में दे रखा है न्यूट्रल सेक्शन बोर्ड की लंबाई एवं चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यह सत्य है। न्यूट्रल सेक्शन के बोर्ड की लंबाई एवं चौड़ाई 45 बाई 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये सत्य है। मैं आपको एक बार बता दूं, न्यूट्रल सेक्शन से पहले जो बोर्ड होता है वार्निंग बोर्ड, वो कैसा होता है, आप एक बार स्क्रीन पर देखें। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 2 वार्निंग बोर्ड लगे हुए हैं, एक 250 मीटर का, एक 500 मीटर का। स्क्रीन पर देखें, 2 वार्निंग बोर्ड हैं, ए और बी। देखो, इनमें दोनों की आकृति 45 बाई 75 सेंटीमीटर की है। दोनों वार्निंग बोर्ड है स्क्रीन पर, इनमें दोनों की आकृति 45 बाई 75 सेंटीमीटर है। एक पर 250 मीटर व दूसरे पर 500 मीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि वार्निंग बोर्ड बी बोर्ड है जो 250 मीटर पहले लगा हुआ है, और ए बोर्ड है उसको 500 मीटर पहले लगाया जाता है। जो लिखा हुआ है 250 मीटर और 500 मीटर, 250 मीटर वाले पे बी बोर्ड लिखा हुआ है, तो 250 मीटर पहले ये जो बी लिखा है ये लगाया जाएगा, और 500 मीटर पहले जो ए लिखा है वो ए बोर्ड 500 मीटर पहले लगाया जाएगा। वार्निंग बोर्ड न्यूट्रल सेक्शन से एक 500 मीटर पहले और एक 250 मीटर पहले 2 लगाए जाएंगे, और दोनों बोर्डों पे 45 बाई 75 सेंटीमीटर इनका लंबाई और चौड़ाई रहेगा। ठीक है, देख लिया आपने, ये क्लियर हो गया वार्निंग बोर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47वां क्वेश्चन देखेंगे। 47वें क्वेश्चन में कुछ नई सतर्कता आदेश की फॉर्म संख्या क्या है।
ए में टी 1425 दे रखा है, बी में टी ए 409, सी में टी 609 और डी में टी ई 602 दे रखा है। पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं, बाकी उसके बाद में सारे जो पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी में सबको क्लियर करवा देता हूं आपका। कुछ नहीं का नंबर रहेगा टी ए 409, टी ए 409 कुछ नहीं सतर्कता आदेश का नंबर रहेगा टी ए 409, सतर्कता आदेश का नंबर रहेगा टी 409 और अनुस्मारक सतर्कता आदेश का नंबर रहेगा टी बी 409। सतर्कता आदेश 3 होते हैं, कौन कौन से? टी 409, टी ए 409 और टी बी 409। टी 409 सतर्कता आदेश, टी बी 409 अनुस्मारक सतर्कता आदेश यानी रिमाइंडर और टी ए 402 कुछ नहीं सतर्कता आदेश, नील का सतर्कता आदेश। ठीक है, ए में जो दे रखा है टी 1425, ये 1425 चार प्रकार के होते हैं। टी ए 1425, टी बी 1425, टी सी 1425, टी डी 1425। अब टी ए 1425 लाइन क्लियर पूछताछ संदेश रजिस्टर को कहते हैं। टी ए 1425 होता है वो लाइन क्लियर पूछताछ संदेश रजिस्टर होता है। टी बी 1425 होता है वो लाइन क्लियर जवाब संदेश रजिस्टर होता है। टी सी 1425 होता है वो अप गाड़ी का पेपर लाइन क्लियर टिकट होता है, पीएलसीटी अप की टी सी 1425। और टी डी 1425 डाउन गाड़ी की पीएलसीटी होती है। डाउन गाड़ी के लिए पेपर लाइन क्लियर टिकट जो दिया जाता है वो टी डी 1425 होता है। 1425 का खाता क्लियर हो गया। अब बी में 409 दे रखा है, बी में जो 409 दे रखा है उसमें टी 409 सतर्कता आदेश, टी ए 409 कुछ नहीं का सतर्कता आदेश और टी बी 409 सतर्कता आदेश अनुस्मारक सतर्कता आदेश यानी कि रिमाइंडर। सी में जो 609 दे रखा है टी 609, ये टी 609 होता है इंजन अथवा गाड़ी के हिस्से को मध्य सेक्शन से अगले स्टेशन पर ले जाने की अनुमति दिए जाने पर। अच्छी तरह सुन लेना, टी 609 क्या काम आएगा? इंजन अथवा गाड़ी के हिस्से को मध्य सेक्शन से अगले स्टेशन पर ले जाने की अनुमति दिए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को एक लिखित अनुमति दी जाती है। ये दो हिस्से हो जाते हैं गाड़ी के मध्य सेक्शन में, दो हिस्से करके जो गार्ड एक अनुमति देता है ड्राइवर को, लोको पायलट की एक अनुमति देता है जो आगे ले जाता है वो अगले स्टेशन पर। ब्लॉक सेक्शन आधे गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए जो अनुमति दी जाती है, इंजन अथवा गाड़ी के हिस्से को मध्य सेक्शन से अगले स्टेशन पर ले जाने की अनुमति दिए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को दी जाने वाली लिखित अनुमति को टी 609 कहेंगे। ठीक है, गार्ड के द्वारा दी जाती है। इनमें से एक भी अनुमति ऐसी नहीं है जो गार्ड द्वारा दी जाती है, केवल एक टी 609 एक ऐसी ऑथोरिटी होती है जो गार्ड के द्वारा लोको पायलट को दी जाती है। ठीक है, डी में टीई 602 दे रखा है, डी में टीई 602 दे रखा है और टीई 602 होता है सिंगल लाइन पूर्ण संचार व्यवस्था बंद के दौरान। जब सिंगल लाइन हो और उसमें पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो रही है तो गाड़ियों के लाइन क्लियर हेतु लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज रहेगा टीई 602। सिंगल लाइन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान गाड़ी के लाइन क्लियर हेतु लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज टीई 602 रहेगा, टीई 602 रहेगा। 47वें क्वेश्चन का कुछ नहीं सतर्कता आदेश में बी सही है। बाकी मैंने ए बी सी डी में जो लिखे हुए हैं सारे आपको खोल करके क्लियर करवा दिए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। यदि आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित है? जीआर दे रखी है, टॉपिक दे रखा है। इसमें जीआर के अध्याय दे रखे हैं और ये किससे संबंधित है वो दे रखा है। ठीक है, पहले अध्याय में 13 नंबर है और इसमें दे रखा है टॉपिक 1 ट्रेन 1 सिस्टम। कौन सुमेलित है का बताना हमको, कौन सुमेलित है। अध्याय 8 वो 13 में 1 ट्रेन 1 सिस्टम दे रखा है, बिल्कुल सही है। अध्याय 13 में 1 ट्रेन 1 सिस्टम है, एक ट्रेन पद्धति। अध्याय 13 में क्या है? एक ट्रेन पद्धति। बी सी डी में जो है वो भी आपको मैं क्लियर करवा देता हूं। अध्याय 10 सिस्टम ऑफ वर्किंग,
लेकिन ये गलत है, क्योंकि अध्याय 10 में अनुगामी गाड़ी पद्धति का उल्लेख है। अध्याय 10 में अनुगामी गाड़ी पद्धति का उल्लेख है और सिस्टम ऑफ वर्किंग अध्याय 7 में है। देखो ये गलत है, बी में सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित है? अध्याय 13 में वन ट्रेन सिस्टम, अध्याय 10 में इसमें दे रखा है सिस्टम ऑफ वर्किंग। ये गलत है, क्योंकि अध्याय 10 है अनुगामी गाड़ी पद्धति का। अध्याय 10 में अनुगामी गाड़ी पद्धति है और सिस्टम ऑफ वर्किंग अध्याय 7 में दे रखा है। अध्याय 7 में सिस्टम ऑफ वर्किंग है। ठीक है। सी में अध्याय 9 दे रखा है और इसमें दे रखा है कि सिग्नल, लेकिन अध्याय 9 में ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति है। अध्याय 9 में ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति है और सिग्नल का उल्लेख अध्याय 3 में ही किया गया है। अध्याय 9 में ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति और सिग्नल का उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है। डी में अध्याय 14 दे रखा है, जिसमें दे रखा है वर्किंग ऑफ सिग्नल लॉरी, लेकिन अध्याय 14 में ब्लॉक प्रचालन का उल्लेख किया गया है। अध्याय 14 में ब्लॉक प्रचालन का उल्लेख किया गया है। इस तरीके से 48वें क्वेश्चन में ए सही रहेगा, क्योंकि अध्याय 13 में वन ट्रेन सिस्टम है। बी सी डी का मैंने आपको क्लियर करवा दिया गया है, एक बार नहीं तो बार बार देख करके इनको क्लियर जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर का क्वेश्चन है। 95% से अधिक परंतु 97% या उससे अधिक, 95% से अधिक परंतु 97% या उनसे अधिक अंकों से हिंदी टंकण परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशियां दी जाती हैं? इसका उत्तर रहेगा ए 1600 एवं 2400 रुपए। 95% के 1600, 95% या इससे अधिक के 1600 और 97% या उससे अधिक के 2400। ठीक है। 49वें नंबर का क्वेश्चन का ए आंसर रहेगा 1600 एवं 2400। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर का क्वेश्चन। 50वें में है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? ए में संसदीय राजभाषा समिति की कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी संबंधित उपसमिति। बी में दे रखा है संसदीय राजभाषा समिति की प्रवीणता संबंधी उपसमिति। सी में दे रखा है संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं उपसमिति और डी में दे रखा है संसदीय राजभाषा समिति की हिंदी पुरस्कार संबंधी समिति। 50वें का आंसर रहेगा सी, संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं उपसमिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है। प्रतिवेदन का मसौदा कौन तैयार करती है? संसदीय राजभाषा समिति की, संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं उप समिति। इसलिए 50वें क्वेश्चन का सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51वें नंबर का क्वेश्चन। 51 नंबर के क्वेश्चन में है, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ था? राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ था? ए में 9 अक्टूबर 1987, 15 अक्टूबर 1987, 11 नवंबर 1987 और 17 नवंबर 1987। इसमें ए सही रहेगा 9 अक्टूबर 1987। राजभाषा नियम 1976 संशोधित हुआ था 9 अक्टूबर 1987। मैं आपको एक चीज और क्लियर करवा दूं, जो राजभाषा नियम 1976 है वो 1987 में संशोधित हुआ था। उसके बाद में सही 20 साल बाद 2007 में संशोधित हुआ है और उसके बाद में 4 साल बाद 2011 में अंतिम संशोधित हुआ है। राजभाषा नियम 1976 अब तक 3 बार संशोधित हो चुका है, 1987 में, 2007 में और 2011 में। ठीक है, राजभाषा नियम 1976 का संशोधित हुआ 9 अक्टूबर 1987। इसलिए 91वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए 9 अक्टूबर 1987। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर का क्वेश्चन देखें। 52 नंबर के क्वेश्चन में है, निम्न में कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? ए, बी, सी और डी दे रखे हैं। ए में दे रखा है, भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद भाग 17 में है। भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद भाग 17 में है। यह मैं आपको बता देता हूं कि भारत के संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद भाग 17 के 345, 346 और 347 में राज्य की राजभाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। जो भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित जो उल्लेख है वो भाग 17 के अनुच्छेद 345,
346 और 347 में राज्य की राजभाषाओं के, किसके, राज्य की राजभाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। दूसरा, संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं। संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं, गलत है, क्योंकि संविधान के भाग 17 में केवल 3 अध्याय हैं। संविधान के भाग 17 में केवल 3 अध्याय हैं, ठीक है। सी में दे रखा है अनुच्छेद 350 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना वह हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 351 नंबर का है। 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, और भाषा के विकास संबंधी निर्देश अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं, इसलिए सी गलत है। दूसरा, अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है, यह भी गलत है। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है, ठीक है। 52वां क्वेश्चन क्लियर है आपका। 53 नंबर का क्वेश्चन से पहले मैं एक बार बता दूं, अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इससे पिछले वीडियो मैंने सारे लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, बहुत सारे पेपर हल करवा रखे हैं, वो आप एक बार जरूर देखें। 53 नंबर का क्वेश्चन देखें। 53 नंबर के क्वेश्चन में है अनुच्छेद 3 निम्न में से कौन सुमेलित है। आपको सुमेलित जो सही है उसको छांटना है, उसका निशान लगाना है। ए में दे रखा है अनुच्छेद 350 ख। अनुच्छेद 350 ख में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मैंने अभी पढ़ा है आपको 52वें क्वेश्चन में कि ये 350 ख में नहीं है, ये केवल 350 में है। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 350 में है, 350 ख में नहीं है, इसलिए ये गलत है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, बिल्कुल करेक्ट है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। और यह भी बता दूं मैं, अनुच्छेद 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 350 ख में, अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है, जबकि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 350 में है। बी में अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में साफ स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। कौन सा रूप होगा? भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोजन होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यह अनुच्छेद 343 में स्पष्ट लिखा गया है। सी में लिखा गया है अनुच्छेद 344 संघ की राजभाषा या राजभाषा है, नहीं, गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 344 के ए में लिखा है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जबकि संघ की राजभाषा और राजभाषाएं 343 में है, इसलिए सी भी इसका गलत रहेगा, क्योंकि 344 के एक में लिखा है संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। डी में संविधान का अध्याय 2 में विशेष निर्देश, लेकिन यह गलत है, क्योंकि संविधान के भाग 2 में भारत और भारत की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। डी में जो संविधान का अध्याय 2 दे रखा है, यह गलत है, क्योंकि भाग 2 में भारत की और भारत की नागरिकता का उल्लेख किया गया है, इसलिए 53वें में केवल बी सही है, अतः इसका डी सही रहेगा, ओनली बी। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, 53 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर के क्वेश्चन में है TWO। TWO की फुल फॉर्म होती है
टेम्परेरी वर्क ऑर्डर की वैधता अवधि कितनी होगी? और टेम्परेरी वर्क ऑर्डर की जारी होने से एक चीज मैं बता दूं, इसकी 90 दिन होती है। जिस दिन ये जारी होता है उससे 90 दिन इसकी वर्क ऑर्डर की अवधि होती है। TWO की वैधता अवधि होती है 90 दिन। 54वें क्वेश्चन में सी आंसर सही रहेगा। 54वें क्वेश्चन में सी आंसर सही रहेगा। एक चीज मैं दूसरी और बता दूं कि TWO आरंभ होने से 48 घंटे पहले स्टेशन मास्टर द्वारा मुख्य गाड़ी नियंत्रक को सूचित किया जाता है। TWO आरंभ होने से 48 घंटे पहले स्टेशन मास्टर द्वारा मुख्य गाड़ी नियंत्रक को सूचित किया जाता है। और TWO को सीनियर डीओम या डीओम या इनके अनुपस्थिति में DSO द्वारा जारी किया जाता है। TWO सीनियर डीओम या इनकी अनुपस्थिति में DSO द्वारा जारी किया जाता है। TWO, इसका TWO की वैधता रहेगी 90 दिन। 54वें क्वेश्चन का सी आंसर सही रहेगा। अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर का क्वेश्चन है NTKM का अर्थ क्या है? NTKM का अर्थ क्या है? पीछे भी मैं हल करवा दिया, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन था। इसका अर्थ होता है नेट टन किलोमीटर। नेट टन किलोमीटर ये एक फंडामेंटल यूनिट है। NTKM एक फंडामेंटल यूनिट है। और फंडामेंटल यूनिट के मैं और भी उदाहरण बता दूं आपको, नेट किलोमीटर्स, ट्रेन किलोमीटर्स, वैगन किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर्स, ये सब फंडामेंटल यूनिट में आते हैं। ये सब फंडामेंटल यूनिट में आते हैं। NTKM का अर्थ हो गया नेट टन किलोमीटर। नेट टन किलोमीटर, ठीक है। 55वें क्वेश्चन का ए आंसर सही रहेगा। दोस्तों ये था आपके समस्तीपुर डिवीजन के गुड्स गार्ड का 2 जनवरी 2022 का जो LDC 15% के लिए पूर्व मध्य रेलवे में लगा था पेपर, हल हो गया कंप्लीट। इससे पहले के वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उसमें आप जरूर देखें। अगला किसी भी रेलवे का पेपर हाथ लेंगे, जल्दी से जल्दी वो हल करवाएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।